नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ज़िंदगी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी को तभी मिलता है जब वो शिद्दत से उसे ढूंढता है। लेकिन कई बार ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन जाती है जहाँ हमें एक अभिमन्यु की तरह अपने प्राण तक लुटाकर इससे बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इन सब में ज़रूरी ये होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना संयम ना खोएं। किसी भी पल अपने हृदय में किसी के प्रति द्वेष भावना मन में न लाएं। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो हमें अपने चित्त को शांत रखना चाहिए और उसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही कुछ साबित करती मैंने एक गरीब मजदूर की मार्मिक कहानी लिखने की कोशिश की है। 9 वर्ष का आगमन होने वाला था। फैक्ट्री में सारे मजदूर काम पर लगे हुए थे। सर्दियां होने की वजह से सूरज देवता का ताप न के बराबर था और वह ताप शीतल होता जा रहा था। नंदू की नज़रें फैक्ट्री में काम करते हुए बार बार दीवार पर टंगी घड़ी की ओर जा रही थी। वो घड़ी फैक्ट्री के बन जाने पर लगाई गई थी और तब से बदली नहीं गई। नंदू के लिए वक्त बहुत धीरे धीरे हो गया था। वही जब उसे घर की याद आती तो लगता वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। वो इस तरह बेताब हो रहा था जैसे कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। मशीनों के शोर में उसके साथी श्यामू, जो कि उसका पड़ोसी भी था, ने उससे पूछा, क्या हुआ नंदू? बहुत परेशान दिख रहा है। नंदू शायद अपनी परेशानी किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने चेहरे के भाव को संभालते हुए जवाब दिया, अरे नहीं रे, मैं तो बस छुट्टी का टाइम देख रहा हूँ। साहब से थोड़ा काम है। कोई ज़रूरत है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस घर में थोड़े पैसे की ज़रूरत पड़ गई है। परेशानी की सलवटें माथे पर लिए नंदू ने श्यामू के सवाल का जवाब दिया। श्यामू ने फिर दिलासा देते हुए कहा, ठीक है नंदू भैया, वैसे तो साहब बहुत सज्जन आदमी हैं, तुम्हारी समस्या का हल ज़रूर कर देंगे। तभी एक ऊंचे सायरन की आवाज़ आई जो कि छुट्टी होने का संकेत थी। सभी मजदूर ऐसे निकल रहे थे जैसे किसी स्कूल से छुट्टी होने पर बच्चे बाहर निकलते हों। मशीनों की आवाज़ शांत हो चुकी थी और उसकी आगाह इंसानों की बातचीत ने ले ली थी। कुछ ही पल में जब सब मजदूर चले गए तो फैक्ट्री में एक सन्नाटा सा पसर गया। नंदू के मन में इस सन्नाटे में भी एक तूफान का अलग सा शोर मचा हुआ था। जैसे ही वो बड़े साहब के दफ्तर के बाहर पहुंचा, वहां उसे मुंशी घनश्याम दास ने देख लिया और देखते ही बोले, नंदू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम था क्या? मुंशी जी, काम तो बड़े लोगों को होता है, हम जैसे गरीब लोगों की तो मजबूरियाँ होती हैं जो कहीं भी जाने को मजबूर कर देती हैं। ऐसी बातें क्यों कर रहा है तू? सब खैरियत से तो है ना? खैरियत? गरीब की खैरियत तो अमीर की खैरात में होती है। हमारी ज़िंदगी तो बस सूरज के उगने और डूबने भर की मोहताज है। इसी तरह एक दिन हमारी ज़िंदगी भी डूब जाएगी। इतने दिन जीना है, बस सूरज की तरह जलते रहना है। ये क्या बोल रहा है तू? वही नंदू है ना जो दूसरों को हौसला देता है। तूफ़ानों का सामना करने वाला नंदू आज हवा के झोंकों से डर गया। जो पेड़ मजबूत होकर तूफ़ानों का सामना करते हैं, उनका आंधी पानी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन पेड़ों को वक्त का दिमक ऐसा खाता है कि पेड़ ऊपर से तो मजबूत दिखता है पर अंदर से खोखला हो जाता है और फिर एक हवा का झोंका भी उसे तिनके की तरह उड़ाकर कहीं दूर फेंक देता है। कहते कहते नंदू की आंखें नम हो गई थी। मुंशी उसे अच्छी तरह जानते थे। वो कभी हार मानने वाला नहीं था। फिर आज ना जाने कैसे वो इतना कमज़ोर हो गया था। कारण जानने के लिए घनश्याम दास ने नंदू से पूछा कि हुआ क्या है? तो नंदू ने जवाब दिया कि पिछले 4-5 बरस से खेत खलिहान में मौसम की मार की वजह से कोई भी फसल नहीं हो पाई है। अब घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। बेटी ब्याहने के लायक हो गई थी, खेत गिरवी रख कर शादी की। अब रोज़ कर्जदार तगाजा करने आते हैं। छोटू की फीस कई महीनों से नहीं गई थी तो उसे भी स्कूल से निकाल दिया गया था। पत्नी भी सबको थोड़ा बहुत खिलाकर खुद भूखे पेट सो जाती है। अब तो बस जान देने को दिल करता है, पर सोचते हैं बाद में परिवार का क्या होगा। ये सब बताते बताते नंदू की आंखों से दर्द रूपी आंसुओं की धारा बह निकली। मुंशी को यह सब मालूम न था और जब वो ये सब जान गए तो उन्हें यकीन न हुआ कि नंदू इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी से कुछ नहीं कहता। कितनी हिम्मत है उसमें जो सब कुछ अकेला ही सह रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि नंदू की इस हालत पर क्या प्रतिक्रिया दे। घनश्याम दास ने नंदू की पीठ थपथपाते हुए कहा, हौसला रख नंदू, सब ठीक हो जाएगा। इन आंसुओं को रोक के रख, ये इंसान को कमज़ोर बना देते हैं। अक्सर ज़िंदगी से लड़ने की उम्मीद आंसुओं के समंदर में डूबकर दम तोड़ देती है। चल, मैं भी चलता हूँ साहब के दफ्तर में, तेरी समस्या का कोई हल शायद निकल ही जाए। दोनों दफ्तर के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर आ जाएं मालिक, मुंशी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। अंदर बैठे साहब ने पूछा, आइए मुंशी जी, कैसे आना हुआ? फाइल को मेज़ पर रखते हुए साहब ने घनश्याम दास से पूछा। हिचकिचाते हुए मुंशी जी बोले, साहब, ये नंदू है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहा है। इसकी ईमानदारी की पूरे गांव में मिसाल दी जाती है। साहब ने बीच में टोकते हुए कहा,
ऐसे और भी कई काम करने वाले होंगे मुंशी जी। आप मुद्दे पर आएँ। इसे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? इसे कुछ पैसों की ज़रूरत है मालिक, बहुत मुश्किल में है ये। घनश्याम दास के इतना कहते ही साहब कुर्सी से उठ खड़े हुए और थोड़ी कड़क आवाज़ में बोले, मैंने यहाँ कोई कुबेर की खान लूट कर नहीं रखी कि कोई भी आए और मांगने लगे। ये काम करते हैं, उसके पैसे तनख्वाह के तौर पर इनको दे दिए जाते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता मालिक, बस थोड़े से पैसे चाहिए। 4 दिन में तनख्वाह मिल जाएगी, उसमें कटवा देंगे। घरवाली की तबीयत खराब है, अगर पैसों का बंदोबस्त न हुआ तो वो मर जाएगी। रोते हुए नंदू घुटनों के बल बैठा, लेकिन साहब के रवैये में कोई नरमी नहीं आई। उन्होंने फिर उसी लहजे में कहा, देखो तुम्हारे यहाँ आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब तुम जा सकते हो। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सर चलिए, आज पड़ोस के मंदिर में गरीबों को कंबल बांटने जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, चलो नहीं तो देर हो जाएगी। ये कहकर साहब एक अपने पिए के साथ चले गए। कमरे में फिर एक सन्नाटा सा छा गया। नंदू जो कि घुटनों के बल बैठा उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा। नंदू तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर घनश्याम दास ने अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर कहा कि अभी तो वो इतनी ही मदद कर सकते हैं। नंदू ने पैसे पकड़ते हुए घनश्याम दास का धन्यवाद किया और घर की ओर चल दिया। घनश्याम दास खामोशी से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन उनको भी किसी अदृश्य जंजीर ने जकड़ रखा था, जिसे वो तोड़ना तो चाहते थे लेकिन तोड़ ना सके। धुंध चारों ओर छा गई थी और 5 कदम से ज़्यादा दूर देखना असंभव था। थका हारा नंदू घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी अपने बेटे छोटू के माथे पर कपड़े की पट्टी गीली करके रख रही थी। अरे झुमरी, क्या हुआ छोटू को? पता नहीं जी, कुछ दिनों से बुखार चढ़ता उतरता है, आज एकदम से ज़्यादा हो गया। दोपहर से पट्टी बदल रहे हैं, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। नंदू ने हाथ लगाया तो देखा कि छोटू का बदन आग की भट्ठी की तरह तप रहा था। उसने जरा भी देर न की और गांव के बाहर रहने वाले डॉक्टर के पास उसी समय ले गया। ये डॉक्टर कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था। कई साल पहले ये अपने बाप के साथ शहर गया था और वहीं किसी डॉक्टर के पास काम करते करते उसने काम सीख लिया था। फिर वो गांव आकर रहने लग गया था। नंदू की पत्नी की दवाई भी इसी की यहाँ चल रही थी। नंदू डॉक्टर के पास पहुँचा तो कुछ देर बाद जांचने के बाद उसने भी जवाब दे दिया और उन्हें जितनी जल्दी हो सके शहर जाने की सलाह दी। आधी रात होने वाली थी। नंदू और उसकी पत्नी बेटे को उठाए खेतों की पगडंडियों से होते हुए गांव के बाहर बनी सड़क पर पहुंच गए और वहां से पैदल ही शहर के सरकारी अस्पताल में पहुंच गए। थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई के बाद उसके बेटे को दाखिल कर लिया गया था, लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं था। नंदू कई बार रिसेप्शन पर बैठी नर्स से पूछा, जो साथ बैठी अपनी साथी के साथ गप्पे हाँक रही थी। जब नंदू ने कई बार उससे डॉक्टर के बारे में पूछा तो वो गुस्से से आ गई और बोली, तू कोई मिनिस्टर है क्या जो डॉक्टर साहब अभी आ जाएंगे? इंतज़ार करो, सुबह तक आ जाएंगे। लेकिन सुबह तक अगर उसे कुछ हो गया तो? बहुत से मरीजों के साथ ऐसा होता है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी। इतना सुनते ही नंदू की सारी हिम्मत जवाब दे गई। अभी वो कंधे पर रखे अंगोछे को हाथ में पकड़ माथे का पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि अस्पताल में पसरे सन्नाटे के बीच एकदम शोर शुरू हो गया। अरे हटो रास्ते से, ले चलो जल्दी, कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाओ। इसी बीच नंदू की नज़र रिसेप्शन पर बैठी उस मैडम की तरफ गई जो कुछ देर पहले बैठी गप्पे लड़ा रही थी। अब डॉक्टर को फ़ोन करके तुरंत आने को कह रही थी। नंदू समझ गया कि किसी अमीर आदमी की ही तबीयत खराब हुई है, इसलिए इन सब में ऐसी अफरा तफरी मच गई है। नंदू जाकर छोटू के पास बैठ गया। क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब आ रहे हैं ना? हाँ। इसके आगे नंदू से बोला ना गया। उसे पता था कि डॉक्टर उसके बेटे के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन झुमरी को वो ये बता नहीं सकता था। उसमें इतनी हिम्मत ना बची थी। कुछ समय ऐसे ही बीत गया, तभी एक आवाज़ आई, सुनिए, इधर आइए, एक काम है। नंदू तुरंत उठकर चला गया। सुनो, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और काफ़ी खून बह गया है। इस समय कहीं से खून मिल नहीं सकता, क्या तुम अपना खून दे सकते हो? साहब मैं, कहते हुए नंदू अपने बेटे की तरफ देख रहा था। डॉक्टर शब्द समझ गया और बोला, देखो तुम अपने बेटे की फिक्र मत करो, हम उसका ख्याल रखेंगे। नंदू ने मुंह से तो कोई लफ्ज़ नहीं बोला, लेकिन उसके शांत रहने के अंदाज ने डॉक्टर को ये ज़रूर बता दिया कि उसे ये मंजूर है। नंदू बेबस सा खड़ा था। डॉक्टर ने आदेश जारी किया कि नंदू का ब्लड ग्रुप चेक किया जाए और अगर उस लड़के के ब्लड के साथ मैच हो जाए तो बिना किसी देरी खून चढ़ाने की तैयारी की जाए। सब कुछ सही हो जाने के बाद नंदू खून देकर बाहर आ चुका था। डॉक्टरों ने उस लड़के की जान बचा ली थी।
जैसे ही नंदू अपने बेटे के कमरे की तरफ जा रहा था, उसे रोने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। वो एकदम घबरा गया। भागता हुआ वो कमरे में पहुंचा तो छोटू लेटा हुआ था। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी थीं, इंजेक्शन भी लगाए थे, लेकिन हम इसे बचा नहीं सके। पास खड़ी नर्स के बोले गए इन शब्दों ने मानो किसी जहरीले बाण की तरह नंदू को बेहोश कर दिया था। उसे अपने पैरों तले ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आंसू तो जैसे सूख ही गए थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कहाँ है मेरा बेटा? उसे किसी अच्छे से हॉस्पिटल में क्यों नहीं लेकर गए? जल्दी बताओ। आई एम आस्किंग समथिंग। बाहर इस गरजदार आवाज़ ने नंदू का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसलिए नहीं कि वो बेटे के लिए गुहार लगा रहा था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसे ये आवाज़ जानी पहचानी लगी थी। नंदू बाहर निकल कर गया तो आवाज़ शांत हो चुकी थी। उसने देखा कि सामने उसके साहब खड़े थे। वो डॉक्टर से कुछ बातें कर रहे थे। बीच बीच में वो नंदू की तरफ देख रहे थे। इशारों से पता चलता था कि डॉक्टर उसके साहब को बता रहे थे कि इसी की वजह से आपके बेटे को जीवन दान मिला है। साहब दौड़ते हुए नंदू के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही ज़ोर से बोले, ये जिसका भी इलाज करवाने आया है, इसके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। तभी उन्हें कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। घूम कर देखा तो डॉक्टर साहब पीछे खड़े थे। उन्होंने उस कमरे में इशारा किया जहाँ नंदू की पत्नी रो रही थी। जिस हालत में कुछ देर पहले नंदू था, उसी के समकक्ष अब उसके साहब भी पहुँच गए थे। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक मज़दूर की मार्मिक कहानी आपको कैसी लगी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली नई कहानियाँ आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।